अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर ज़ाविये से। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल, जिनकी तबीयत कुछ नासाज हुई। अडियाला जेल में उनका इनिशियली कुछ मुआयना किया गया तिब्बी तौर पर, और जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने के हवाले से ये जो हवालगी का मामला है उसमें कुछ ताख़ीर जो नज़र आई, उस पर अदालत काफ़ी बरहम नज़र आई और तशद्दुद की शिकायत पर अदालत की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे कि जो शहबाज गिल की हवालगी का मामला है, ये मामला तिब्बी है, अदालती है या सियासी है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने तमाम नशस्तों से ज़िमनी इंतखाब में लड़ने का फैसला किया है। तो टिकटों के मामले में क्या कोई तकसीम विद इन द पार्टी नज़र आ रही है और कोई खौफ है जो कि इस वक्त पार्टी में नज़र आ रहा है? मौजूद पैनलिस्ट उनकी राय जानेंगे और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कुदरती आफात के तनाज़ुर में हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई है। मुल्क भर में बारिश की जो तबाहकारियाँ हैं, गालिबन पूरे मुल्क में 630 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके नतीजे में 72,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर सिनेरियो में गवर्नमेंट का अब क्या रोल रहा है रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से बिलखुसूस, और आवाम को रिलीफ फराहम करने में हुकूमत किस हद तक कामयाब हो पाई है। मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ हासिल है हमें सजाद मीर साहब का, सीनियर तज्ज़िकार है। सर वेलकम टू द शो। रज़ा रूमी साहब है, सीनियर तज्ज़िकार हैं। सर खुशामदीद शो में। और साथ हासिल होगा जामी चांडियो साहब का, सीनियर तज्ज़िकार हैं। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहला सवाल करेंगे सजाद मीर साहब। सर, क्या समझते हैं शहबाज गिल की हवालगी का जो मामला है, ये मामला तिब्बी है, सियासी है या अदालती है? कैसे देखते हैं इस मामले को सर? देखिए, बज़ाहिर तो अदालती है ओके। और बबातिन सियासी भी है, और अगर उससे भी आगे चलें तो अस्करी भी है। वो इस लिहाज से कि अदारे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते। अदारे अपने लोगों के खिलाफ गुफ्तगू भी सुन लेते हैं, अपने खिलाफ भी गुफ्तगू सुन लेते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया करते कि उनके डिसिप्लिन को चैलेंज किया जाए, उनकी रैंक्स एंड फाइल को इस बात पे उकसाया जाए कि वो अपनी सुपीरियर की हुक्म अदूली करे, उनकी बात को डिसओबे करे। ये ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं की जाती। अदालतों का एक ही का बात नहीं है, अदालतें भी ये बर्दाश्त नहीं किया करती। हुआ था एक ज़माने में जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो बड़ी सख्त अल्फाज में तकरीरें किया करते थे, बड़े अल्फाज सख्त अल्फाज में अदालतों को मतऊन किया करते थे। कुछ बातें ठीक भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ बेवकूफ़ी भी की थी। उन बेवकूफ़ियों में मैं नाम नहीं देना चाहता, अब बेचारों को सज़ा भी हुई और ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होता था। रिज़ल्ट हुआ कि उन्होंने 3-4 पकड़ के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल करार दे दी, सुकून हो गया। अब जो उठता है, जो बोलता है, वो फ़ौज के खिलाफ शुरू हो जाता है। जो उठता है, जो अपनी बात शुरू कर देता है। लेकिन जब ये बात आ गई कि रैंक एंड फाइल बगावत कर दिया, तो ये बात मैंने कहा कि माज़ी में भी बर्दाश्त नहीं होती रही। आप असर खां केस का हवाला देते हैं, मुझे जेल में कुछ और केस भी हैं जिनका मैं कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें गलती थी, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो कुछ और समझे थे। लेकिन ये बात ये है कि ये बात ज़रा ज़रा शाइबा भी पड़े तो फ़ौज उसको बर्दाश्त नहीं करती। वो समझती है कि और होना भी चाहिए, इसलिए नहीं कि फ़ौज है, इसलिए कि फ़ौज तो कायम इस बात पर है कि उसके यहाँ जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो कायम रखी जाए। आप उसको चैलेंज कर दें, आपका सिपाही कैसे लड़ेगा कल मैदान जंग में? और अगर आप चाहते हैं कि सिपाही को लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिपाही ये जी। लोग तो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और इस किस्म का पैराडाइम आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप वो तो आप बिल्ड करें। जो सियासत में हिस्सा लेने की बात है, वो तो हम कभी उसके कायल हम्म। नहीं रहे। अब ज़माना ये आ गया कि वो कहते हैं न्यूट्रल, तो वो कहते हैं तुम न्यूट्रल क्यों हो? जी। न्यूट्रल तो हवान हुआ करता है। तुम उठ खड़े हो और नही मुनकर और अम्र बिल मारूफ के लिए डट जाओ। सही। तो इस बात को भी पहले ये कहा जाता था कि हुकूमत के साथ, वो तो हुकूमत का एक अदारा है, अब ये कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं, जो इस मुल्क के अंदर खासा फसाद पैदा कर रही हैं। जी। ऐसे मौके पर जब हमारे चीफ ऑफ स्टाफ चुप किया करते थे, तो हम्म। इमरान खान करते थे, बड़े तहम्मुल वाले आदमी हैं हमारे बाजवा साहब, बड़े जमहूरियत पसंद हैं। अगर हम्म। ऐसा ना होता तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाती। ओके। तो अब अगर मैं यही बात कहूँ कि बड़े तहम्मुल वाले हैं, बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े सोच समझ के चलने वाले हैं,
वरना जाने क्या क़यामत आ जाती तो चीज़ें की गई हैं, जो कुछ कहा जी। गया है, तो फिर क्या कहा जाएगा? देखें, हमें अपने जी। आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल वज़ाहत के साथ बार-बार कहता हूँ और सब लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेट के तौर पर नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी के तौर पर कह लीजिए, डेमोक्रेट का लफ्ज़ भी एक लफ्ज़ बन गया है ऐसे इस्तेमाल करने के लिए। तो एक सही। पाकिस्तानी के तौर पर कह लीजिए, मैं फ़ौज के सियासत में मुदाखलत का कायल नहीं। मतलब कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कर हुआ, ये कहानी अलग है जिस पर मैं इसको बहस नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। ठीक। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि शहबाज गिल का जो मसला है, वो यकीनी तौर पर वो उसने तकरीर की है। तकरीर करने के बाद 2 दिन के अंदर रिमांड मिल गया, कैसे मिल गया समझ नहीं आई। सही। अब वो अदालती लड़ाई लड़ी गई, ये नहीं किया कि ज़बरदस्ती उसको डिसोबे किया गया, ये किया गया। ठीक। पंजाब की हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी, कहा गया, खबर ये आई कि उन्होंने कहा कि हुक्म दिया इमरान खान ने, कुछ हो जाए, उसे जेल से ना छोड़ा जाए। हत्ता कि रेंजर और एफसी को वहाँ भेजना पड़ा। यानी ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आती जी, है, तब सजाद साहब, ट्रेनें आपका पॉइंट चलती आ हैं, गया। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अदालतें, तब ये इनको बात समझ आती है। अब भी यही सूरत-हाल नज़र आती है कि इनको बात तब समझ आई, जब वो भी आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आईन ओके। के मुताबिक तो वो अदालत अदालत ने कहा आईजी को मुझे इंक्वायरी करो। ठीक। आप ही ने अभी बताया मुझे। जी। सारी बातें वो हैं कि हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अदारों के एहतराम में, उनके मामलात में, उनको सियासत में इस तरह ना उलझाएँ कि यकीनी तौर पर। अपने पार्टिज़न कर हम उसका, अब तो पीटीआई के बहुत से लोगों ने कह दिया है कि शहबाज गिल ने गलत कहा है, बयान लेकिन गलत। लेकिन उसकी ठीक। पिटाई हुई है। सही। मतलब सही है तो गलत हुआ है भाई, ठीक, सजाद साहब। हम भी कहते हैं। ठीक। ठीक। रज़ा रूमी साहब, आप कैसे देखते हैं ये मामले को? तिबी है, अदालती है या सियासी मामला समझते हैं? मैं जी मैं जी 200% 200% मुत्तफ़िक हूँ मीर साहब से जो उन्होंने कहा। ये मामला तो अदालती भी है, सियासी भी है और सियासी ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, ऐसे केसेस पॉलिटिकल केसेस ही होते हैं और इनकी पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। जो बात मीर साहब ने कही है कि यहाँ पर मसला यूँ है कि देखिए, ये बात तो क्लियर है कि सेडिशन या बगावत जैसे जो कवानीन हैं, ये बड़े फरसूदा और नौआबादियाती दौर की बाक़ियात हैं। इनको ज़्यादा जो है वो हवा नहीं देनी चाहिए, ना इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जैसे उन्होंने बात की मीर साहब ने कि इदारे जो हैं और ख़ुसूसन अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं, वो इस मामले में बड़ी हसास होती हैं कि उनके अंदर जो है वो रैंक एंड फ़ाइल में कोई आउटसाइड पॉलिटिकल फ़ोर्स जो है वो तक़सीम ना पैदा करे, और उसको अगर वो सही है या गलत है, हकीकी है या नहीं है, उसको हवा ना दे। गिल साहब ने वो लाइन क्रॉस की और आपने देखा कि फैसल जावेद जो हैं सेनेटर पीटीआई के, कल उन्होंने भी ऐवान में ये कहा कि उनको ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी और वो खिलाफ है मुल्क के वगैरह वगैरह। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि ये टॉर्चर वगैरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये भी गलत बात है। ये तशद्दुद करना पुलिस के हाथों या कस्टडी में, ये बिल्कुल गलत है और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। असूल जो होते हैं वो सभी के लिए लागू होते हैं। उनको, उन पे मुकदमा चल रहा है, उनको पेश किया जाए अदालत में, वो वहाँ पे मजिस्ट्रेट या जज के सामने जो भी है वो बयानात दें, वहाँ पे उनकी हो बाकायदा इंक्वायरी। इस तरह से, और फिर ऊपर से जो पीटीआई का भी जो रिस्पॉन्स रहा है वो भी बहुत नामुनासिब है कि उनको उससे बचाने के लिए वो अस्पताल डीएचक्यू में मुंतकिल करना चाह रहे थे। फिर आपने देखा कल रात को क्या ड्रामा हुआ कि वफाक और और पंजाब आमने सामने, रेंजर्स को तलब कर लिया गया। मतलब इतनी बड़ी इसको वो हवा दे दी गई है कि अब वो, मतलब गिल साहब जो हैं वो पीटीआई के नज़दीक जो है वो एक हीरो बन जाएंगे कि बिल्कुल। जी वो कोई बहुत बड़ा कोई बहुत ही जो जो कहते हैं ना, जमहूरियत के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि बदकिस्मती से गिल साहब को, जैसे आप के इल्म में है, बाकी नाजरीन के भी इल्म है, कि जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करते रहे, जी। जिस तरह के दिशनाम वो लगाते रहे हैं, वो ज़ेब ही नहीं देता कि एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन के चीफ चीफ ऑफ ऑफ स्टाफ। स्टाफ इस तरह की गंदी गुफ्तगू करें। तो असल बात तो ये है ना, मैं तो ये समझता हूँ कि वो ये पुलिस वाले थाने वाने चक्कर तो निकाल के इमरान खान साहब को उनका मुहासबा करना चाहिए और उनको सही। सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को उन्होंने
गैर जिम्मेदार लोगों को अपना सबसे अहम नुमाइंदा और फेस ऑफ द पार्टी बना दिया। असल तो क्राइसिस ये है, ये तो निकल जाएंगे अभी कुछ ना कुछ देर में उनकी बेल हो जाएगी, तक रखेगी जो है पुलिस और उनको कस्टडी में, तो वो तो निकल जाएंगे, लेकिन मसला जू का तू रहेगा। और मसला सही ये है कि इस तरह की बदजुबानी जो है वो हमारी सियासत में होनी ही नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। उसको डिस्करेज करना चाहिए, पार्टियों को उसके ऊपर सख्त एक्शन करना चाहिए। जिस वक्त एब्सोल्युटली। उन्होंने ये बयान दिया, इमरान खान साहब खुल के सामने आते और मजम्मत करते और कहते हैं कि जी मैं मेरी ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। अभी भी उनकी कोई तकरीर जारी है, इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वहां भी वो उसी न्यूट्रल्स की गर्दान हो रही है हस्बे साबिक। जी। तो बात ये कि इस तरह ये मामला नहीं बनता, न्यूट्रल्स की भी पेशेंस की हद होती है, जैसे मीर साहब ने कहा है उन्होंने बड़ा सब्र दिखाया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो गिल वाले मामले के ऊपर उनका भी सब्र का लाइन क्रॉस पैमाना हो गई है। लबरेज है। ठीक। जी ठीक, रजा रूमी साहब आपका पॉइंट आ गया। जामी चांडिया साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखें शिरीन, बात यह है कि जिस तरह अजहर उमर साहब ने कहा कि शहबाज गिल साहब का ये मिजाज था, मैं समझता हूँ कि बेसिकली उनकी सियासी तरबियत का भी इशू है कि वो इसका कि खान साहब के साथ जो बहुत से लोग हैं उनकी सियासी तरबियत उस तरह से नहीं है। गिल साहब एक इररिस्पॉन्सिबल अंदाज से इस दफा प्रॉब्लम डाला है ट्रांसफार्मर में, तो जाहिर वरना ये उनका मामूल था और ये जब हुकूमत थी उनकी। लेकिन जो दूसरा तो उसके बावजूद मैं इस राय का हूं कि इससे कतई नजर कि उन्होंने के मुतासिर नहीं होने चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि 2008 के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में हुआ था कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक पुरानी तारीख पाकिस्तान में रही है और हमेशा रही है, उसका हमने देखा कि निस्बतन एक खात्मे का आगाज हमने देखने में आया 2008 के बाद कि पीपीपी की हुकूमत 5 साल रही, पीएमएलएन की रही, तमाम खराबियों के बावजूद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमें नजर नहीं आई उस स्केल पर। लेकिन ये रुझान फिर इमरान खान साहब ने इस पॉलिटिकल एंटागोनिज्म को और इस किस्म की हेट स्पीच को बहुत प्रमोट किया। और अब नजर ये आ रहा है कि इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो भी उसी इंतकाम के चक्कर में पड़ी हुई है कि जो भी जहां से उनको बहाना मिलेगा। और वो ये है कि ठीक। शहबाज की बात से कतई नजर उस पर जो भी वो ठीक ये जामी साहब, ठीक है, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। तो इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे तीनों मौजूद पैनलिस्ट अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आप कुछ बात करेंगे इमरान खान जिनका तमाम नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाब लड़ने का फैसला जो सामने आया है, तो टिकटों के मामले में क्या तकसीम पाई जा रही है? और क्या सवाल तो ये कि पीटीआई में सिर्फ इमरान खान ही अवाम का मरकज़ बेवर नज़र आ रहे हैं क्या? रज़ा उर्मी साहब क्या समझते हैं कि क्या टिकटों के मामले में क्या तकसीम नज़र आ रही है? सर आपके पास तो कुछ खबरें भी होती है, सर आगाह करें थोड़ा सा हमें भी। देखिए, बात ये कि टिकटों के मामले में तकसीम, वो टिकटों की तकसीम में तो इख्तलाफात हमेशा होते हैं, मुख्तलिफ धड़े और ग्रुप्स होते हैं, और यहाँ भी कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की हिकमत अमली जो है वो बड़ी वाज़ेह है। पहली तो ये बात है कि ये पीटीआई जो है, आप सबके इल्म में है कि ये इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। ये वन वन मैन पार्टी है इन द रियल सेंस, क्योंकि इसके जो पुराने बहुत सारे कारकुन तो हैं इनके साथ, लेकिन इसमें बहुत सारे नए इलेक्टेबल्स वगैरह भी शामिल किए गए थे पिछले कई सालों में। लेकिन वो पार्टी जो है बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की शख्सियत का जो सहर है
और जो उनका करिश्मा है वो उसके गिर्द घूमती है। और इमरान खान साहब की ने जो ये पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिससे कि उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ का सबूत दिया उन्होंने अवाम को, और उसी की बुनियाद के ऊपर वो अभी न्यूट्रल्स को भी ललकार रहे हैं। तो उनका अब ये है कि अगले मरहले में भी वो यही साबित करें कि वो इस वक्त अवाम में कितने हरदिल अजीज और मकबूल है, उनका बयानिया कितना बिक रहा है। यही वजह है कि वो सीरियस नहीं है कि पार्लियामेंट में वो आए, पार्लियामेंट में कोई कानून साजी करें या करवाएं। वो इसमें सीरियस हैं कि वो यहाँ पर अपनी मकबूलियत और अपना जो सियासत में उन्होंने जो उनका होल्ड बन गया है उसको दोबारा से प्रूव करें। यही वजह है कि वो तमाम नशिस्तों के ऊपर उन्होंने लड़ने का फैसला किया, अगरचे कि एक जगह पे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए फैसलाबाद में, और अब ये नहीं हमें पता कि वो हर जगह पर वो उनको इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। लेकिन हिकमत अमली ये है कि ये जो है पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ जो है उसको वो दिखा सकें। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर बात है वो हर सीट के लिए जाके जलसे भी करेंगे। 8-9 सीट्स हैं तो उसका मतलब है 8-9 बड़े-बड़े जलसे और कई छोटे जलसे भी होंगे। तो एक मोमेंटम बना रहेगा जो अप्रैल से हमें दिखाई दे रहा है। अभी तो हालिया दिनों में तो उन्होंने कुछ कमी हुई है उनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में, लेकिन उससे पहले तो आपको याद है कि कोई ऐसा दिन नहीं था उन्होंने जलसा या तकरीर ना की हो। आज भी उन्होंने तकरीर कर दी है। तो ये है हिकमत अमली। सो टिकटों की तकसीम के से ज्यादा मामला जो है वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का है। जी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ये मामला है, आप समझते हैं। जामी चांडू साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? समझते हैं ये जो तन्हा मुकाबला है किसी तख्फियत के हवाले से है, या फिर आप समझते हैं कि वाकई तौर पर कोई तकसीम है विद इन द पार्टी? देखिए शिरीन, मुझे तकसीम तो फिलहाल कोई बड़े पैमाने पर नहीं आ रही, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रुखसत हुई तो उन्होंने एक फर्जी ही सही, हाइपोथेटिकली सही, लेकिन बहरहाल एक बयानिया मुल्क में फैलाने में और लोगों के बड़े हिस्से से कबूल करवाने में वो कामयाब गए थे। तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो एक दफा फिर ऊपर उठाया था। लेकिन अब देखेंगे कुछ बुनियादी पेचीदगियां और सामने आ गई हैं। जैसे मिसाल फॉरेन अकाउंट्स का इशू है, जाहिर है कि उन पर उसके हवाले से उन पर बहुत बुनियादी सवाल उठे हैं। शहबाज गिल साहब का इशू सामने आया है, और तो ये जो रूमी साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नजर ये आ रहा है कि वो असल में ये साबित करना चाह रहे हैं हर हल्के से खुद खड़े होकर कि उनकी जो शख्सी मकबूलियत है और जो उनकी शख्सी मकबूलियत जो पार्टी की पोजीशन है उसको वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी नजर में तो ये एक स्ट्रेंथ हो सकती है उनके ख्याल में, लेकिन ये एक वीकनेस भी हो सकती है पॉलिटिकल सेंस में कि एक जमात के पास ये एतमाद नहीं है कि वो उन हलकों में अपने मकामी लीडरशिप को मौका दे और अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को आजमाने का मौका दे, बनस्बत के इमरान खान साहब शख्सी तौर पर खुद सामने आए। तो मेरी नजर में जो इमरान खान साहब इन इंतखाबात में खुद खड़े होकर अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हैं, वो असल में उनकी एक पार्टी की उनकी शख्सी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन उनकी जमात की बुनियादी वीकनेस बनती है, सामने आएगी बात, और ये बड़ी बुनियादी बात है। और मैं इसमें एक और बात और इजाफा करूं कि ये जो जैसे रजा साहब ने कहा कि पंजाब के अंदर अभी इंतखाबात में वो जीत गए, काफी हल्कों पार्टी जीत गई उनकी। देखें, जिन नशिस्तों पर उनकी जमात पहले जीत चुकी थी उन्हीं हल्कों में या उन्हीं नशिस्तों पर दोबारा जीतना कोई बहुत बड़ा बुनियादी इतना कमाल नहीं है, क्योंकि दायरे पार्टी वहां बेस रखती थी कोई ना कोई अपना बुनियादी, और उसकी बुनियाद पर आप उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि चारों सूबों में तमाम हलकों में इमरान खान की वही मकबूलियत होगी कि जो उन हलकों में है जहां से उनकी सीटें खाली हुई है। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब कभी कभार ये पॉपुलिज्म जो है और पॉपुलैरिटी जो है ये बहुत डिस्ट्रैक्शन भी देती है, ये धोखा भी बंदे को देती है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जिस तरह का मिजाज है खुद पसंदी का और एक तरह की नरगसियत का, तो वो मुझे लगता है कि वो अपनी अगर इन नशिस्तों में जीत भी गए तो वो पाकिस्तान के आज की सियासत का या आज के पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो सियासत के मुहर्रिकात हैं उनका तज्जिया करने में वो बहुत बुनियादी गलती करेंगे। तो ये जो अभी इमरान खान साहब
कि सारी सियासत, उनका शख्सी बयानिया, उनकी सही। जमात के किसी बंदे के पास ये इस्तेकात नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई तज्जिया पेश कर सके। ओके। जो फरमान इमरान साहब का है, जो उनका तज्जिया है, जो उनका सेंटिमेंट है, जो उनका बयान है, जो उनका बयानिया है, जो ठीक। उनकी शख्सियत है, वही सब कुछ पीटीआई है। तो ओके। और अगर वो समझते हैं कि ये सब उनकी स्ट्रेंथ है, तो बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि ये बज़ाहिर तो नजर आता है कि ये उनकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन सही। बतौर एक बुनियादी तौर पर एक आज के दौर की या पाकिस्तान की एक बड़ी एक जमात के तौर पर ये उनकी बहुत बुनियादी कमजोरी बनकर सामने ठीक। आएगी और इसके नतीजे हम देखेंगे। ठीक है, इसके नताइज आप समझते हैं कि पार्टी आगे देख सकती है। सजाद मीर साहब, दोनों मौजूद पैनलिस्ट का तज्जिया लेते हुए ही आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। आप समझते हैं कि ये कोई शख्सी मकबूलियत है या ये जो तनहा मुकाबला है, ये फैसला जो सामने आया उनका, ये किसी ख़ास बयानी को तक़वियत दे सकता है? रज़ा रूमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो इमरान खान अपने आप को एक मरकज़ी शख्सियत समझते हैं। अयूब खान के ज़माने में ये कहा जाता था कि उन्होंने जो आइन बनाया है, उस आइन के में वो जैसे फैसलाबाद का घंटाघर नहीं होता। उस ज़माने में फैसलाबाद लायलपुर था, तो मैं मुहावरा नहीं बदलता, ये कहा जाता था कि लायलपुर का जैसे घंटाघर होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई में वैसे भी सारी जमातों में जो लीडरशिप है वो इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंस लगती हैं। लेकिन पीटीआई में ख़ास तौर पर जो इमरान खान की हैसियत है वो लायलपुर के घंटाघर की है और सारी चीज़ें उनके मरकज़ के दिल घूमती है, वही अहमियत होती है। और इमरान खान को ये जोम है कि उनकी पार्टी अगर कुछ है, तो मैंने वैसे कह दिया, शायद हकीकत भी है, पार्टी अगर है तो इसलिए है कि वो मौजूद है। अब उन्होंने ये जो खेल खेला है, इसमें 2-3 बातें शामिल होंगी। एक तो ये मेरे साथियों ने कह दिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा और बिल्कुल वजाहत के साथ कहा कि इमरान खान इन सीटों पे इलेक्शन लड़के साबित करना चाहते हैं तो बहुत मकबूल हैं, वो सारी सीटों पे जीत सकते हैं। और फिर ये बात भी दुरुस्त कही गई कि पॉपुलैरिटी कभी कभी बड़ी एक फ्रॉड हुआ करती है, डॉज हुआ करती है, एक एलूजन हुआ करती है, शराब हुआ करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम हो कि आप 9 सीटों में से 11 सीटें हार गए। और तीसरी बात यह है कि जो इमरान खान का अपना इस वक्त हिकमत अमली है, वो इम्पोर्टेंट बनती है। ये हमने कहा ना कि कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होते हैं कि नहीं होते। इस साल के लिए जब आप कहते हैं इलेक्शन 2 महीने के बाद इलेक्शन कराना है, कौन इलेक्शन लड़ेगा? तो करोड़ों रुपए खर्च होती है ना, कोई भी खर्च करने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, अब जो नहीं होंगे, आप इम्पोर्टेंट लोगों को जिनको वहां से हटा दिया गया है, उनकी जगह किसको लाएंगे? इसका मतलब वो लोग नजरअंदाज हो गए। उनकी जगह जो आए वो अपनी सीट की हक बना के बैठ जाएंगे और वो 1 साल के लिए अगर पैसे खर्च करेंगे तो हक बनाएंगे ना अपना, उनका बनता है। और वो फिर 1 साल के लिए जो आने वाले होंगे वो पैसा खर्च करेंगे तो फिर परमानेंट अब एक डिमांड करेंगे कि उन्हें खड़ा किया जाए। ये पार्टी में एक विलन की मिसाल बन सकती है और हो सकता है कि उसमें कई लोग खड़े हो जाएं। हो सकता है कि एक कैंडिडेट अपने भाई को खड़ा करना चाहता हो और दूसरी जमात किसी और खड़ा करना चाहती हो। पार्टी में बहुत से मसाइल ये सब बातें दुरुस्त हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान का जो इस वक्त नैरेटिव है वो ये है, ये भी दुरुस्त है कि वो घंटाघर समझते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ये वो कहते हैं मैं सियासत जमहूरियत पर एतबार नहीं करता, जनरल इलेक्शन कराओ। सही। क्योंकि जब 9 सीटों पे फर्ज किया या 8 सीटों पे या कितनी सीटें भी हैं वो जीत गए तो उन सारी नशिस्तों पे उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा जी। क्योंकि वो पहले से एमएनए की एक नशिस्त पे इलेक्ट हो चुके हैं और अभी उनका इस्तीफा वहां से मंजूर नहीं हुआ। और जब ये हुआ कि वो एक नशिस्त रखें तो कौन सी नशिस्त रखेंगे वो? ठीक। जब वो सारी नशिस्तों से मंजूर हो जाए मतलब होगा कि ज़िमनी इंतखाबात वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ लोग हिसाब किताब बताते हैं कि इससे 50 करोड़ से जाकर 1 अरब का इलेक्शन कमीशन का खर्चा आएगा, वो कौन पूरा करेगा? मैं वो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये 9 नशिस्तें जो खाली हो जाएंगी इनको कौन पूरा करेगा? ओके। और जब इनको पूरा नहीं करेगा एक और बाई इलेक्शन। और ये जो और बाई इलेक्शन का ऐलान होने का मतलब ये है कि आप जमहूरियत के प्रोसेस का साथ एक मजाक एक खेल खेलना चाहते हैं, जाएंगे। लेकिन इमरान की पॉलिसी है उसके लिहाज से ठीक ये कामयाब हिकमत है। सही। ठीक सजाद मीर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो यकीनी तौर पर बादी नज़र में तो पार्टी इस वक्त ये फैसला तस्लीम भी कर रही है, लेकिन विद इन द पार्टी आगे चल के काफ़ी इस फैसले के बाद मसाइल खड़े हो सकते हैं। मौजूद पैनलिस्ट हमें अपनी आरा साझा कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में आप कुछ बात करेंगे मुल्क में बारिश की तबाहकारियों के हवाले से और हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में किस हद तक कामयाब रही है, इस हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। जामी चांडिया साहब, कैसे देखते हैं आप तमाम तर जो बारिश के बाद की सैलाब की तबाहकारियाँ हुई है, 630 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 72,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। हुकूमत की जानब से रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा सा नज़रसानी करें, किस हद तक कामयाब हुई है हुकूमत? देखिए, अभी सिंध में खास तौर पर बारिशें जारी हैं और सिंध में अक्रॉस दी प्रोविंस, कराची से लेकर और पूरे सिंध भर में बहुत बड़े पैमाने पे तबाहकारी हुई है। जो ज़रूरी फसलें तैयार थी वो डैमेज हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, मवेशी मर गए हैं, गांव के गांव, शहरों में पानी खड़ा हुआ है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। इससे पहले बलूचिस्तान का हमने देखा, बहुत भयानक मंजरनामा देखने में आया और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ तबाहकारियां हुई हैं। पंजाब में भी अब रिपोर्ट्स आ रही हैं और मुल्क भर से आ रही है। तो अब इस सारी सूरत हाल में फिलवक्त तो हुकूमत का कोई, ना वफाकी हुकूमत का ना सूबाई हुकूमत का, सूबा सिंध में कोई फाल किरदार हम देख रहे हैं कि कोई इस चैलेंज को एड्रेस करने की उनमें सलाहियत भी है या वो उससे कर भी पा रहे हैं। देखिए शिरीन, मैं ये कहूँगा कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ कि बारिशें बहुत तेज रफ्तारी से जारी हैं। 2010 में सैलाब आया, 2011 में सैलाब आया और जाहिर है कि मौसम के अपने मामलात है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये कभी मनसूबाबंदी की ही नहीं गई कि इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास किस इंतजाम है। अब आप मिसाल ले लीजिए कि NDMA का इदारा मुल्क भर में बना हुआ है, प्रोविंशियल लेवल पे भी इदारे बने हुए हैं। कहाँ है NDMA, कहाँ है प्रोविंशियल इदारा? सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो और सूबे हो। तो तीसरी सूरत हाल ये है कि जो हमारा तरक्याती जो ढांचा है, जो एक पूरा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा फ्रेजाइल है और बहुत उसकी बुरी सूरत हाल है। अर्बन एरियाज का भी वही हाल है, छोटे शहरों का वही हाल है। तो मजमूई तौर पर नजर ये आ रहा है कि इस सूरत हाल में वही होगा कि जो माजी में हम देखते आए हैं कि लोग बिल्कुल लावारिस हैं और लोगों की जिस कदर डैमेज हो रहा है, जिस कदर उनको जरूरत है मदद की बर वक्त, जहाँ वो फंसे हुए हैं वहां से निकालने की, खुराक की, पानी की फराहमी की और बहुत से और मामलात हैं। सेहत के इशूज बहुत सारे हैं। ज़राअत तो लोगों की चली गई, लेकिन मवेशी भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन उसके जितना डैमेज हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, उसके सामने वफाकी और सूबाई हुकूमत का इंतजाम या उनकी एक सलाहियत या इदारों की फालियत वो ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की सूरत हाल से हर दफा ये एहसास पैदा होता है कि लोग बहुत गैर महफूज हाथों में हैं और ये रियासत जो है वो एक लिहाज से इस मुल्क के शहरियों को रेस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रही और हुकूमतें तो बिल्कुल ही इस सलाहियत से महरूम है। तो इन दिनों में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत भयानक है और जाहिर है कि उसके असरात शॉर्ट टर्म तो ये है कि ठीक है, लोग फंसे हुए हैं, शहर पानी में है, गांव पानी में है और फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी मर गए हैं, लोग को नुकसान हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके नुकसान सामने आएंगे वो इकोनॉमिक है बहुत बड़े, कि जो लॉस इकोनॉमी का हुआ है वो सिर्फ एक साल में नहीं, आइंदा सालों से जारी रहेगा। जो हेल्थ के सेक्टर का लॉस है, तो मजमूई तौर पर सिचुएशन सूबा सिंध में इस वक्त बलूचिस्तान के बाद रिस्पांस इतना तशवीशनाक है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है इसके साथ निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो अहलियत है वो सवालिया निशान उनकी अहलियत। ठीक है जामी चांडिया साहब, आपका पॉइंट आ गया। सजाद मीर साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, बात यह है कि इस बात पर तो कि मैं अगर ये कहूँ कि आपके बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो गलत कहूँगा। लेकिन मेरे इस बयानी से जग पड़ेगा कि मैं कोई मजहब का नाम इस्तेमाल करना चाहता हूँ या अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों को ये कहना नहीं चाहता। ये फैक्ट है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया में जो सूरत पैदा हुई है वो पहले नहीं देखी होती। मैं एक बार कुछ 10 साल 12 साल पहले लंदन में था, उस वक्त शायद जितना ज़्यादा गर्मी का महीना नहीं था, तो मैंने देखा कि वहाँ होटलों के, हमारे ही होटलों के कमरों में लोग बुनियादें उतार के यूरोप के लोग हवा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पंखों का भी इंतजाम नहीं था। इस बात का यूरोप में आमतौर पर वहाँ देखा गया है कि उनको इतनी गर्मी की जरूरत नहीं है कि वो पंखों का भी इंतजाम करें, और पंखे अवेलेबल होना मुश्किल हो गए थे। तो एक तो ये सूरत हाल है।
दूसरी सूरत ये होती है कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ जो बंदोबस्त किया गया है वो भी बड़ा आर्थिक किस्म का है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड अथॉरिटी जो है, इसके पास अपने पास तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ इसके अख्तियार में नहीं है। ये तो काम लेती है, डीसी से लिया, उससे लिया, फौज से लिया, रेंजर को मदद के लिए इधर-उधर को बुलाया, ये तो कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी, और क्या है इसके पास काम जो हम कर सकते हैं? और इससे ज़्यादा काम तो एनजीओज़ करती हैं। एनजीओज़ एक पे आपने बैन कर दिए दूसरों के कहने के बारे में, जो यहाँ से तक पानी होता था, और उस पानी में जाके लोगों को खुराक फराहम किया करते थे। पहाड़ों की चोटियों पर नेटो की फौज बाद में पहुंची थी, पहले वो पहुंचा करते थे। अब अल खिदमत है, दूसरे इदारे हैं, उनको हम अहमियत नहीं देते। उनके पास टेंट मौजूद है, उनके पास साहिबान मौजूद है, उनके पास खुराक का जखीरा मौजूद है, उन्होंने डिजास्टर के लिए इंतजाम किया हुआ है। हम सरकारी सतह पे किया, सरकारी सतह पे हमने डीसी रखा हुआ है कि डीसी करे, आपने नहीं किया हम डिसमिस कर देंगे। तो इस वक्त जरूरत यह है, इन इलाकों को मदद की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, रिलीफ वाले फंड की जरूरत है, फिर रिहेबिलिटेशन फंड की जरूरत है। रिहेबिलिटेशन का काम तो बाद में शुरू होगा, पहले तो रिलीफ का है। 600 ये कितनी अमवात हो चुकी है यार, याद हो गई है। बलूचिस्तान में तो कोई चीज यानी कि आप बख्श देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने पैसे दिए और वहां तामीर किए, बंद बनाए या क्या किया, डैम बनाए, और डैमों के अंदर आपने खला छोड़ दिए ईंटें लगा के, और उस पे होल रख के उसको मिट्टी से पुर कर दिया। तस्वीरें आई थी, उन लोगों को आप बख्श देंगे जी। उसमें सियासतदान भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे, पतन यकीनी ठेकेदार तौर भी पर। होंगे, और कौन खाने पीने वाले लोग शामिल होंगे। ये सारे काम आप करते हैं, तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं कहते, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, सही। उनको बख्श दिया जाएगा। हम जो जिनकी मुसीबत आई है उनकी कुछ मदद कर देंगे, ज्यादा यही कर देंगे ना, सजा दें उनको, सजा दें उनको। बलूचिस्तान है तो क्या हुआ, डिस्टर्बिंग सुबह वो इसीलिए है कि वहाँ का जुम्मेदार आदमी जो है, आरसीडी हाईवे पहली बार जब बनी तो हम बड़े खुश थे कि ईरान से लेकर कराची तक एक सड़क बन रही है, बाद में पता चला खंडर के सिवा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजों का हमें बंदोबस्त करना चाहिए, क्या हालात बेहतर हो। ठीक। रज़ा रूमी साहब, गो के पाक फ़िज़ाइया काफ़ी पेश रही है तमाम तर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से, लेकिन बहरहाल अवाम हुकूमत की जानिब देखते हैं सर, उनसे तवक्को करते हैं कुछ हद तक रिलीफ के हवाले से। कैसे रोल एनालिसिस करेंगे गवर्नमेंट के ओवरऑल सिचुएशन पे? देखिए, बात यह है कि इस बार दुनिया भर में मौसमी तगय्युरात जो हैं, मीर साहब ने अभी उनका हवाला भी दिया, क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, माहौलियाती तब्दीली के बायस जो है ये अब इस तरह के सैलाब और कुदरती आफात जो हैं ये अब एक मामूल बन जाएंगे। तमाम साइंसदानों की ये प्रिडिक्शन है, और इसी की वजह से दुनिया भर में हमें जो है इनके लिए तैयार होना पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी रोकथाम आप नहीं कर सकते जब तक कि पूरा जो दुनिया है वो चंद पॉलिसियों पर अमल करे, और जो चीज़ें डैमेज कर रही हैं हमारे माहौल को उनको रोकथाम करे। लेकिन उस वक्त तक हमें, जिसे अंग्रेजी में एडेप्टेशन कहा जाता है, वो उसकी करने की तैयारी की ज़रूरत है। इसके इसी ज़िमन में ये भी ज़रूरी है याद रखना कि ये एडेप्टेशन और माहौलियाती तब्दीली और इस तरह की कुदरती आफात जो हैं वो मकामी बगैर नहीं निपटी जा सकती। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतें तो हैं ही नहीं, हैं होती भी हैं तो इतनी कमज़ोर होती हैं ना, उनके पास वसाइल होते हैं। असल में ये मकामी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतें जो हैं ये उनका काम होता है कि वो इस तरह जो मैनेजमेंट है डिज़ास्टर की और रिलीफ का उसके ऊपर वो काम कर सकें। इसकी अशद ज़रूरत है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग और बेशमूल मैं हम ये हर वक्त इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम हो और वो बेहतरीन किस्म का हो, ताकि इस तरह की चीज़ों से निपटा जा सके। जो अभी तबाहकारियाँ हुई हैं वो होशरुबा हैं और दिलखराश हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से इतने लोग जो जाँ बहक हो गए, जनूबी पंजाब में राजनपुर में अभी मैं देख रहा था, वीडियोस मुझे मिली हैं जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो
किश्तियों में लोगों को रिलीफ दे रही है, और इसी तरह और इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पर ये तबाही फैली हुई है। डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। अब जी, तो उसमें ये जो सूबाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, इनका भी बड़ा अहम रोल है। इनके साथ क्या खिलवाड़ किया गया पिछले 3 4 सालों में, ये एक अलग बहस है, अगले आपके शो में बात करेंगे। मुझे पता ठीक वक्त कम है जी। ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर उम्मी साहब, आपका बिल्कुल एनालिसिस हमारे सामने आ चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। हमारे तीनों मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हर जाविये से आज के इन तीनों सेगमेंट्स पर अपनी आरा हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। साथ हासिल था सजाद मीर साहब का, अजहर उम्मी साहब का और जामी चांडिया साहब का। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।